बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद अदील सत्तार है और हम बायोलॉजी के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आप सबको जैसे कि मालूम है कि पहला चैप्टर बायोलॉजी का आप लोग कर चुके हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी 9th क्लास का, और उसमें हम डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, किस तरह से हेडिंग्स बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें पहले से देख चुके हुए हैं और हम ये जानते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई इशू हो वो उसके मुतालिक डिस्कस कर सकता है मेरे से एडमोडो ग्रुप के अंदर। तो हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप में से कोई चैप्टर नंबर 2 पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम इसको फर्स्टली से दोबारा से शुरू करते हैं, आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 का हमारा नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद क्या है? जिस टाइम दुनिया में कोई भी मसला क्रिएट होता है जो साइंस से रेलेवेंट होता है, साइंस के मुताबिक होता है, या उसमें साइंस का अमल दखल होता है, तो उस मसले को हल करने के लिए जिन तरीक़ेकार या जिन असूलों पे हम अमल करते हैं उन्हें बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई जिंदा जानदारों के मुतालिक हमें कोई भी मसाइल का सामना होता है, जैसे करंटली हमारे पास सिचुएशन है कोरोना वायरस की, या कोई और बैक्टीरिया की, कोई बीमारी की, या किसी और मसले की, तो उसके हल के लिए जो तरीक़ेकार हम इख्तियार करेंगे उसे हम बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है इसको समझ लेते हैं। तो हम मूव करते हैं, मैं आपको बुक से एक एक लाइन वाइज इसको डिस्कस हम कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने लगे हैं साइंस की। साइंस क्या होती है? तो बेटा साइंस हमारे पास, ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास, साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन। बुनियादी तौर पे मेरे मुताबिक साइंस हर वो चीज है जिसके मुतल्लिक इंसान जानने की कोशिश करे, जिसके मुतल्लिक या जिसके रिलेटेड उसे पहले से ना पता हो, उसे साइंस कहते हैं। या साइंस हमारे तमाम मुशाहिदात को भी कहते हैं। हम इर्द गिर्द जो भी चीज़ें महसूस करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं, या बोलते हैं, कोई दूसरा बोल रहा है या हम बोल रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को समझना, इन पे तजर्बात करना और उनसे कोई नताइज अखज़ करना, रिजल्ट्स निकालना, ये सब का सब साइंस कहलाता है। तो हमारी डेफिनेशन जो होगी साइंस की वो हम इसे कोट कर सकते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इससे पिछले चैप्टर में भी हम साइंस की थोड़ी सी डिटेल पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी रेलेवेंटली डिफरेंट डेफिनेशन मौजूद है। These experiments are carried out to determine the principles how nature operates. अब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये तय करने की कोशिश करते हैं कि नेचर या हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, हमारे कुदरत है, ये किस तरह से काम करती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बोलेंगे दिस इज साइंस। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतल्लिक अगर हम क्वेश्चन क्रिएट करें व्हाट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो बेटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कोई भी ऐसे प्रॉब्लम जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, दैट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और बायोलॉजिकल मेथड क्या होगा? व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? The steps which are required, which are used या which are adopted to solve a biological problem are called biological method। तो वो तमाम मराहिल, वो तमाम स्टेप्स जो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम उठाते हैं उन्हें बायोलॉजिकल मेथड बोला जाता है। अब हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है बुक के अंदर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम जिसके मुतल्लिक या तो वो खुद से अपने आप से क्वेश्चन करे कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट, या कोई दूसरा उससे पूछे, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलेंगे दिस इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वैसे तो बहुत पुरानी, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से वो बायोलॉजिस्ट है, तब से वो काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप येलो बॉक्स के अंदर देखें तो इसके मुतालिक डिटेल लिखी भी है, मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है। उसे जिंदा रहने के लिए अर्ली हिस्ट्री में देखा जाए, अगर पास्ट में देखा जाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक इंसान ने हमेशा दुनिया से सीखा है। तो दिस इज अ बायोलॉजिस्ट, वो नेचर को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सीख रहा है। तो ही वॉज अ हंटर, वो एक बहुत अच्छा शिकारी था, जानवरों का था। इसी तरह से उसने फल, मुख्तलिफ जड़ें और इसके अलावा बीज, सीड्स, ये तमाम चीज़ें जो थी इसको उसने इकट्ठा किया। तो जितना ज़्यादा वो जानवरों के मुतालिक, उनके हैबिटेट के मुतालिक, कहाँ कहाँ पे वो रहते हैं, इन तमाम के मुतालिक वो जानता गया, वो ज़्यादा अच्छा हंटर बनता गया। इसी तरीके से जिस तरह से पौधों के मुतालिक वो जानता गया, उसे ये पता चला कि इनमें से खाने वाले पौधे कौन से हैं, ईडेबल पौधे कौन से हैं, और नॉन ईडेबल प्लांट्स कौन से हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते। तो ये तो पास्ट में काफ़ी पुरानी हम बात कर रहे हैं, जब से इंसान पैदा हुआ है। हम मॉडर्न साइंस के अंदर अगर बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड पे काम प्रीवियसली स्टार्ट हुआ था गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जो तकरीबन अब से 500 साल पहले 1590 के अंदर गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए थे बायोलॉजी के अंदर। इसके साथ साथ मजीद जैसे जैसे रिसर्च होती गई, आज तक हम रिसर्च करते गए हैं। उसमें मेडिसिन के अंदर रिसर्च हुई, इकोलॉजी के अंदर रिसर्च हुई, टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च हुई। ये सारी चीज़ें जो है ये आप पिछले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तमाम भी इसमें फिर शामिल होती गई। अब हम चलते हैं बायोलॉजिकल मेथड की तरफ। बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। किसी भी चीज़ को हल करने के तरीके को हल करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ना कुछ तरीक़ेकार होता है। उस तरीक़ेकार के मुताबिक हम उस चीज़ को हल करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि कोई भी चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करना कि क्या ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या ये फिजिक्स की प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे घर में ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है, तो ट्यूबलाइट का ख़राब होना दिस इज ऑल्दो अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम है, लेकिन दिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि वो जिंदा चीज़ नहीं है। हर जिंदा चीज़ या जिंदा चीज़ से रेलेवेंट जो चीज़ है उसे जब हम स्टडी करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे माहौल है, हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का डायरेक्टली सारी जिंदा चीज़ों पे इफेक्ट होता है, असर पड़ता है। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट को हम स्टडी करेंगे तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम पे कोई असरअंदाज वो नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर सोना है, कोई और धात है जिसका इंसानों से, जानवरों से या किसी भी जिंदा मखलूक से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उस पर वो असरअंदाज नहीं हो सकती किसी तरीके से, उसको स्टडी करेंगे, वो केमिस्ट्री में आएगी, या वो हम फिजिक्स में उसको ले जाएंगे। अगर हम उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर वाइज को स्टडी कर रहे हैं, केमिकली उसको देखें तो केमिस्ट्री में ले जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी के अंदर फिर वो नहीं आएगी। बायोलॉजी में सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जो इंसानों पे या जिंदा जानदारों पे, पौधों पे, बैक्टीरियाज पे, इन तमाम पे असरअंदाज होगी। दैट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। दूसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होते हैं मुशाहिदात। तीसरे नंबर पे हमारे पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस उर्दू लफ्ज़ से निकला है जिसको हम कहते हैं मफरूज़ा बनाना। मफरूज़े का मतलब होता है फ़र्ज़ करना। जैसे हम कहते हैं फ़र्ज़ कर लें कि फॉर एग्जांपल पुलिस है, वो कोई चोर को तलाश कर रही है, तो वो घर में जब आती है, उस जगह को देखती है, क्राइम सीन को देखती है, तो वो कहती है, फ़र्ज़ करती है, तसव्वुर करती है कि फ़र्ज़ करें वो यहाँ से आया होगा, यहाँ से एंटर हुआ होगा, इस तरह से उसने किया होगा। तो दिस इज़ द हाइपोथेसिस। इसका मतलब है हाइपोथेसिस का दुरुस्त होना यकीनी नहीं होता। हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, दुरुस्त सही भी हो सकता है। ये हमें एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। तीसरे नंबर पे हमारे पास होती हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस का काम बायोलॉजी के अंदर होता है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा इसमें फर्दर प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। अगला स्टेप हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटेशंस का, तजर्बे किए जाते हैं। फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, नताइज अखज़ किए जाते हैं। वो नताइज किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, टेबल्स में हो सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई तस्वीर की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई डाटा की फॉर्म में हो सकते हैं। और फिर हमारे पास है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारे पास हमने जो तजर्बे किए थे उनके क्या नतीजे निकले हैं। बेशक नतीजा ठीक निकले या नतीजा ख़राब निकले, नतीजा हमारे हक में हो, हक में ना हो, हर सूरत में हमने दूसरे साइंटिस्ट को, दुनिया को बताना है कि हमने ये काम किया, इसमें ये नतीजे निकले। क्योंकि इसमें कोई जिस तरह से एग्ज़ाम्स में होता है फेलियर होता है या पासिंग होता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। साइंस के अंदर आप जब भी कोई काम करेंगे उसमें आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, दोनों सूरतों में आपकी वो कामयाबी ही समझी जाएगी, क्योंकि आपने दुनिया को एक नई चीज़ बताई है।
तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर जो हमारी मेन डेफिनेशन है यहां से स्टार्ट हो रही है। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी वो सवाल है जो जिंदा चीजों के मुतालिक पूछा जाए हो। दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, जो कोई पूछता है हमसे, और कम्स इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आए। अब इसके अंदर इस टॉपिक या इस हेडिंग के अंदर हमारे पास 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सवाल है किसके मुतालिक, जिंदा चीजों के मुतालिक। ये पहली चीज है इसमें, ठीक है। इट इज अ क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज अ क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पहली चीज। दूसरी चीज इसमें याद रखनी है, दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, कोई हमसे पूछे। और तीसरी चीज याद रखनी है, और कम्स इनटू माइंड ऑफ बायोलॉजिस्ट बाय हिमसेल्फ, या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद वो डेवलप होती है, खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप याद रख लेते हैं, तो दैट मीन आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। बेटा याद रखना, डेफिनेशंस को कभी भी रट्टा नहीं लगाना, पूरी डेफिनेशंस को रट्टा हम नहीं लगा सकते। डेफिनेशंस के अंदर से छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। अगर वो पॉइंट्स हमारा जहन जो है या हमारा ब्रेन जो है उसे पिक कर पाए, तो हम इंशाल्लाह डेफिनेशन भी याद आसानी से कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज, ये एक क्वेश्चन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक। दूसरी चीज, जो हमसे कोई पूछता है। और तीसरी चीज, या हमारे जहन में, बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है। वी आर ऑल बायोलॉजिस्ट, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम भी बायोलॉजिस्ट हैं। दूसरी चीज, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे स्टार्ट में, ऑब्जर्वेशंस होती क्या हैं। तो ऑब्जर्वेशंस बेटा वो तमाम डाटा होता है जो हम 5 सेंसेस से इकट्ठा करते हैं। इट इज द डाटा विच इज गैदर्ड थ्रू द 5 सेंसेस। अब वो कौन कौन सी सेंसेस है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सेंस है विजन की, फिर हेयरिंग की, फिर स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ऑब्जर्वेशन बनाने में ज्यादातर चीजें जो हैं वो हमारी जो सेंसेस इस्तेमाल होती हैं वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस हैं। एक हमारी आंखें, विजन, और दूसरा हेयरिंग, सुनना। ज्यादातर हमारी ऑब्जर्वेशन, हम बचपन से ग्रो करते हैं, बच्चा एक बड़ा होता है तो ज्यादातर वो जो सीखता है वो सुन के सीखता है, वो देख के सीखता है, सबसे ज्यादा देख के सीखता है। जैसे ही आप बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आप उसको को इशारा करते हैं, चुटकी बजाते हैं, कोई आवाज क्रिएट करते हैं, तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। पहली चीज उसकी होती है विजन, हिलती हुई चीजों को देखना शुरू करता है। देन सेकंड नंबर पे अगर कोई आप आवाज प्रोड्यूस करते हैं वो उस आवाज की तरफ मुतवज्जो होता है, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है पैदा होने के बाद, वो पहले हिलती हुई चीजों को देखेगा, विजन को इस्तेमाल करेगा। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, फिर वो आवाज भी साथ में ऐड कर लेगा, आवाजों को भी महसूस करेगा, और इस तरह से फर्दर आगे वो फिर आगे सूंघने की उसकी हिस्स होती है, चखने की, हम वो भी केमिस्ट्री में या डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा काम विजन और हेयरिंग से मुतल्लिक है। इसका मतलब हमने अगर अपने बुजुर्गों से कोई वाकया सुना किसी चीज़ के मुतल्लिक, वो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। हमने खुद से कुछ देखा है या सुना है, वो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। हमने कुछ पहले से मौजूद किताब में पढ़ा है, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। हम जैसे किताब पढ़ रहे हैं, पहले से लिखी हुई है, हम खुद से नई किताब नहीं बना रहे, ये पहले से लिखी हुई है, हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो आवर ऑब्जर्वेशन, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन में इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द 5 सेंसेस। बुलेट्स के अंदर 5 सेंसेस के नाम लिख देने, ये होता है बुलेट, दिस इज बुलेट, दिस इज बुलेट। तो इस तरह से बुलेट्स में 5 सेंसेस के नाम लिख देने हैं, इन 5 सेंसेस। अगली चीज हमने इसमें हेडिंग देनी है टाइप्स। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 टाइप्स होती हैं ऑब्जर्वेशन की। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फर्क क्या है बेटा? यहाँ पे हमें उन्होंने इकट्ठा लिख दिया है, लेकिन हमने जब पेपर में लिखना है तो हमने ये अलग-अलग करके लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें बताया गया है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बिकॉज द फॉर्मर आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब इनको एक एक करके समझा देता हूँ बेटा। आसान अल्फाज के लिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ज्यादा अच्छी होती हैं, आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट, बहुत अच्छी होती हैं, ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, ज्यादा पुख्ता होती हैं देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर होती हैं। अब नीचे मिसाल दी है, दिस इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दिस इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें मुकम्मल मालूमात फराहम करती है, लेकिन
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं करती। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में कोई एक फ्रूट्स का बैग है, शॉपर है, हम फल खरीद के लाए, हमारे पास एक शॉपर है, हम उसका वज़न अंदाजे से बताते हैं, भाई इसका वज़न 1 किलोग्राम शायद होगा, तो ये हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, ये गलत हो सकता है, हम गलत कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम कैसे चेक करेंगे? अगर उसी शॉपर को हम तराजू पे रखें, उसे चेक करें, उसका वज़न, जो वज़न आएगा, अगर हम वो वज़न बताएंगे भाई इसका वेट 1.25 किलोग्राम्स है, दिस इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी क्योंकि इसमें क्वांटिटी बताई गई है, इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसको मजीद आगे वो लेके चल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्वालिटेटिव से। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द फॉर्मर का वर्ड इस्तेमाल होता है पहले वाले के लिए। यहाँ पे दो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किए हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इन दोनों में से पहले इस्तेमाल हुआ है क्वांटिटेटिव। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मर क्वांटिटेटिव की ये बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मर हैं यानी कि क्वांटिटेटिव हैं, दे आर मोर दे आर इनवेरिएबल। ये इनवेरिएबल होती हैं। इनवेरिएबल का मतलब जो तब्दील नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर तराजू के ऊपर हमने किसी चीज़ का वज़न करना है, तो एक हमारे पास शॉपर है, अननोन उसका वेट है, स्टूडेंट ए आके उसका वज़न करेगा, सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट बी आके उसका वज़न करेगा, सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट सी आके उसका वज़न करेगा, सेम आंसर आएगा। ये चेंज नहीं होगा, इनवेरिएबल है, तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तब्दील हो ही नहीं सकती। सेकेंड, मेजरेबल। इसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और नंबर्स में इसको हम बता सकते हैं। जैसे नीचे ये बताया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कोई डिटेल नहीं, हमें बस ये पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा होता है फ्रीजिंग पॉइंट से। या ये हम कह सकते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पर कितना कम है कितना ज्यादा है कुछ नहीं हमें पता, कितना इनमें फर्क है कुछ नहीं पता। तो ये है क्वालिटेटिव, जिसमें हमें कम चीजें पता है, एक्यूरेट नहीं है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें पूरी डिटेल दी है। फ्रीजिंग पॉइंट पानी का है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 100 का वैल्यू का डिफरेंस है इन दोनों में। तो हम एग्जैक्टली डिटेल से ये बता सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन हमारे पास जब भी आएंगी वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आएंगी। इसकी एक मिसाल से, डेली लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे बेटा, अगर किसी पर्सन को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कैंसर है या कोई हेपेटाइटिस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बीमारी है, तो इसके दो टेस्ट होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट, एक होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसमें पीसीआर, एलाइजा, ये सब चीज़ें इस तरह से रन की जाती हैं प्रॉपर मशीनरी के ऊपर, और डिटेल में बताया जाता है कि इस बंदे को कब से कैंसर है, कितने % इसकी बॉडी में ग्रो कर चुका है, कहाँ कहाँ फैल चुका है, या इसे हेपेटाइटिस कौन सी स्टेज पे है। ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी डिटेल में आ जाती हैं। ये है क्वांटिटेटिव टेस्ट, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में जस्ट ये पता चलता है इससे ये हेपेटाइटिस है या नहीं है, इसे कैंसर है या नहीं है, ये होता है क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट जो है ये सस्ता होता है क्योंकि जारी बात है इसमें सिर्फ हमें हाँ ना में आंसर चाहिए होता है, आंसर मिल जाता है। जो जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले जब डेंगू फीवर का प्रॉब्लम आया था, तो डेंगू फीवर के क्वांटिटेटिव टेस्ट मौजूद थे लेकिन वो महंगे थे। तो हुकूमत ने उसका एक आसान हल निकाला था, क्योंकि डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद ब्लड के अंदर, खून के अंदर बहुत कम हो जाती है। खून के अंदर प्लेटलेट्स जो खून जमाने में हेल्प करते हैं उनकी तादाद बहुत कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक सीधा सा तरीका बताया कि भाई आप इनका ब्लड टेस्ट करें। उसमें सीबीसी एक टेस्ट है जो ब्लड के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब हम कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके प्लेटलेट्स की तादाद कितनी है। और ये बड़ा सस्ता सा टेस्ट था, बड़े आसान, मतलब 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में ये लेबॉर्ट्रीज टेस्ट कर रही थी सारी। इससे इनिशियली पता चल जाता है भाई प्लेटलेट्स कम हैं या नहीं है। अगर कम हैं फिर हम अगले महंगे टेस्ट की तरफ जाते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट की तरफ। भाई क्यों कम है, किस वजह से कम है, फिर डिटेल लिखी जाती है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए किया जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा पैसा लगाता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाता है, वो क्वांटिटेटिव टेस्ट करवा लेता है, लेकिन बाद में रिजल्ट्स में नेगेटिव आते हैं, तो जाहिर बात है वो उसको फील होगा भाई इतने पैसे मेरे ज़ाया हुए। दूसरा टाइम कंज्यूम होता है, मटेरियल कंज्यूम होता है। तो इससे
सॉरी इससे बचने के लिए हम पहले क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे फिर क्वांटिटेटिव की तरफ जाएंगे। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है A liter of water is heavier than a liter of ethanol। कि पानी 1 लीटर पानी हो और 1 लीटर एथेनॉल हो तो उसमें पानी भारी होगा। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हमारे पास डिटेल है कि 1 लीटर पानी का वजन 1000 ग्राम है यानी 1 किलोग्राम, और 1 लीटर एथेनॉल का वजन 789 ग्राम है यानी 0.789 किलोग्राम्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है, एमसीक्यूज में ऐसे भी पूछा जा सकता है। पानी 1 लीटर पानी का वजन जो है वो 1 किलोग्राम है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 1 किलोग्राम एंड ठीक है 1000 ग्राम्स 1 किलोग्राम ही होता है। इसी तरह से 789 ग्राम्स 0.789 किलोग्राम भी होता है, तो इस चीज में बेटा कंफ्यूज नहीं होना। आखिरी एक चीज इसमें हमें ऐड की गई है, observations also include reading and studying what others have done in the past because the scientific knowledge is ever growing। साइंटिफिक नॉलेज हमेशा बढ़ता रहता है। तो ऑब्जर्वेशन अभी मैंने जैसे आपको कहा कोई पुरानी किताब पढ़ें, जैसे यही बायोलॉजी की बुक लिखी हुई है, तो दिस इज ऑल्सो आवर ऑब्जर्वेशन, इसे भी हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें एक उन्होंने मिसाल दी के समझाया हुआ है, biologists can usually check every situation in the hypothesis might apply। Let's consider a hypothesis। अच्छा, हाइपोथेसिस में जाने से पहले मैंने आपको लास्ट में अगर याद हो हमने एक चीज डिस्कस की थी जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, दैट इज हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद डिडक्शंस। डिडक्शंस क्यों बनाई जाती हैं बायोलॉजी के अंदर, उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डिडक्शंस क्यों बनाई जाती हैं बेटा? प्रॉब्लम यह है बायोलॉजी के अंदर हम हर सिचुएशन को टेस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दुनिया में अगर 10 लाख परिंदे हैं, परिंदों की स्पीशीज हैं 10 लाख, और अगर मैंने चेक करना हो कि परिंदों के पर होते हैं तो मैं हर परिंदे के पास जाके नहीं चेक करूंगा कि उनके पर होते हैं या नहीं होते। दिस कैंट बी पॉसिबल। अब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन से लेके 60 ट्रिलियन तक सेल होते हैं, सॉरी 600 ट्रिलियन तक, 300 ट्रिलियन से 600 ट्रिलियन तक इंसानी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, फुली ग्रोन बॉडी में सेल्स होते हैं। अब मैंने अगर चेक करना है कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इसके लिए मैं बॉडी के सारे सेल्स तो चेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी भी इस पे लगा दूं मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए बायोलॉजी के अंदर हमने एक ऑप्शनल चीज रखी है, दैट इज डिडक्शन। डिडक्शन में क्या करते हैं हम? डिडक्शन में ये देखते हैं कि अगर हम सिलेक्टेड कोई भी रैंडम चीजें लेनी है, कोई अपने स्पेसिफिक चीजें नहीं कि यही उठानी, जो मर्जी रैंडम सेल्स को बॉडी से लेंगे मुख्तलिफ एरिया से। मैंने एक हार्ट का सेल ले लिया, एक ब्रेन का सेल ले लिया, एक नर्व सेल ले लिया, एक बोन सेल ले लिया, एक ब्लड का सेल ले लिया। इन सब में मैं चेक करूंगा न्यूक्लियस है कि नहीं है। अगर इन में से 70-80% में न्यूक्लियस पाया जाता है तो मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि बॉडी के सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, साइंस के अंदर हम 80-90% जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं। 7% तक एरर आ भी जाए, 7-8% हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज थोड़ी बहुत एरर्स ह्यूमन एरर होते हैं, मशीन के एरर होते हैं, और चीज़ों के एरर होते हैं। तो खैर हमारा बेसिक बताने का मकसद क्या है कि हम हर सिचुएशन को चेक नहीं कर सकते, तो हमें फिर डिडक्शन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो यही चीज़ बता रहे हैं, ऑल प्लांट्स हैव अ न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, एक मफरूजा है, हमने फर्ज कर लिया, हमें नहीं पता था, हमने चेक कर लिया, करने के लिए बात कर ली। Biologists cannot examine every living plant and every plant that has ever lived to see if this hypothesis is false। तो बायोलॉजिस्ट कभी भी दुनिया में मौजूद सारे प्लांट्स को तो चेक कर नहीं सकता, ना ही उन प्लांट्स को चेक कर सकता जो उससे पहले थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले या हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी पौधे हैं वो उनको स्टडी नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल थिंग। तो इंस्टेड इसकी बजाय बायोलॉजिस्ट क्या करता है? बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शन, वो डिडक्शन बनाता है फ्रॉम यूजिंग रीजनिंग। रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए वो डिडक्शन बनाता है। लेकिन ये रीजनिंग कहाँ से आती है? ऑब्जर्वेशन से। अगर आपसे पूछा जाए रीजनिंग, सॉरी हाइपोथेसिस से रीजनिंग आती है, तो अगर आपसे पूछा जाए रीजनिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो रीजनिंग इस्तेमाल होती है हाइपोथेसिस बनाने के लिए, और उस हाइपोथेसिस से आगे फिर डिडक्शन बनती है। फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस अ बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शंस। अब डिडक्शंस क्या बन रही है? हाइपोथेसिस हमारा क्या था? ये वाला, ऑल प्लांट हैव न्यूक्लियस, ये हमारा हाइपोथेसिस था। इसकी डिडक्शन क्या बनी? कि इफ आई एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अगर घास के एक पत्ते से, उसके ब्लेड से हम सेल्स को चेक करते हैं,
ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, तो उनमें से हर एक में न्यूक्लियस होना चाहिए। या अगर हम ये कह दें कि अगर हम घास के एक पत्ते को चेक करते हैं उसमें हमें डिफरेंट स्पॉट्स पे सेल्स मिलते हैं, तो या हम मान लेंगे कि जितनी भी घास दुनिया में सब में सेल्स होते हैं या सब में न्यूक्लियस होता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन। अब आगे हम चलते हैं बेटा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पे। तो जी हाइपोथेसिस, जैसा कि हम पहले भी मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस बोलते हैं मफरूजे को, फर्ज करने को। तो इसमें सबसे पहले हाइपोथेसिस की हमने डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। दिस की जगह हम बी का वर्ड ऐड करेंगे, बिकॉज हम कॉन्टिन्यूएशन में नहीं लिखेंगे डेफिनेशन, हमने अलग से लिखना है, तो इसको बी का वर्ड ऐड करेंगे। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये छोटी सी डेफिनेशन है, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब जो वजाहत हमें दी जाती है किस चीज़ की? ऑब्जर्वेशन की। जो हमने देखा है काम, जो हमने सुना है काम, हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने चीज़ ऑब्जर्व की थी पीछे, उन तमाम चीज़ों को जो हमने ऑब्जर्व किया, उनसे हम जो भी नतीजा अखज़ करते हैं, जो भी एक मफरूज़ा बनाते हैं, हमारे पास एक शक आता है कि ये चीज़ हो सकती है, उसे हम बोलते हैं दिस इज हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज करता है अपनी तमाम ऑब्जर्वेशन को डाटा की फॉर्म में और उससे एक स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करता है, और ये स्टेटमेंट उसके आंसर्स देने के लिए उसको हेल्प करती है, और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं दिस इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे जब आप इसमें लिख रहे होंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें आप इंट्रोडक्शन में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज से लेके प्रॉब्लम अंडर द स्टडी तक ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन में ऐड करेंगे दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, और इसके बाद फर्दरली आगे प्रोसीड करेंगे। अब हाइपोथेसिस के मुतालिक बताया जा रहा है कि ऐसी ये प्रपोजिशन है जो कि ठीक हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। एक अच्छे हाइपोथेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें हेडिंग, जो सब हेडिंग बन रही, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, या सिंपली आप शॉर्टली लिखना चाहते हैं गुड हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो इसमें लिंकिंग सेंटेंस ऐड करेंगे, गुड हाइपोथेसिस हैव फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप ऐड करेंगे एक गुड हाइपोथेसिस जो है उसमें फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले इट शुड बी जर्नल स्टेटमेंट, एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए, सीधी सादी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इजी वर्ड्स में उसको बताना चाहिए। इतने ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने के पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। दूसरा, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव आइडिया जिससे हमें आगे मजीद हाइपोथेसिस क्रिएट करने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प मिले। कोई ऐसी चीज़ जिसमें एंडिंग पोजीशन हो, चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उससे एक अच्छा हाइपोथेसिस नहीं माना जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम मलेरिया को लेते हैं, भाई मलेरिया क्यों होता है, हमने फाइंड आउट कर लिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्रिएट होता है, भाई प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है? अच्छा भाई मॉस्किटो के काटने से प्लाज्मोडियम आता है। अच्छा मॉस्किटो में कहाँ से आता है? तो ये आगे से आगे क्वेश्चंस क्रिएट होते जा रहे हैं। तो इस तरह के आइडिया को बोलते हैं टेंटेटिव आइडिया। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी से हट के एक मिसाल दे रहा हूँ, ये अपने पेपर में नहीं लिखनी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखनी, सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ बायोलॉजी से हट के। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास पीटी सेल फोन थे, लैंडलाइन फोन थे वायर के जरिए, तो फिर उसके बाद कॉर्डलेस फोन आए जिसमें तार नहीं होती थी, आप घर में उसको घूम सकते थे, घर के अंदर उसका। इसके बाद दूसरे मोबाइल फोन्स आए जिनमें कीपैड्स होते थे, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, फिर टैबलेट्स। तो ये चीज़ें जो आस्ता आस्ता टेंटेटिव आइडियाज़ हैं कि एक से आगे नया आइडिया, देन स्मार्ट वॉचेस आ गई। तो ये आइडिया आगे से आगे फर्दर ग्रो कर रहा है। इस तरह के आइडिया को बोलते हैं टेंटेटिव आइडिया। तो बायोलॉजी में भी इस तरह का अगर आइडिया होगा उसको टेंटेटिव आइडिया बोलेंगे। तो हाइपोथेसिस हमेशा टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से एग्री इसे करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं एक पेंसिल ड्रॉप करता हूँ, वो जमीन पे गिरती है, मुझे पता है जमीन उसे खींच रही है, और मैं हाइपोथेसिस ये दे दूं कि अर्थ डू नॉट हैव एनी ग्रेविटी, तो ये गलत होगा, क्योंकि मेरा हाइपोथेसिस मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक गलत जा रहा है। ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि जमीन पुल कर रही है, जमीन खींच रही है अपनी तरफ, लेकिन हाइपोथेसिस मैं ये दे रहा हूँ कि जमीन की प्रॉपर्टी, जमीन की ग्रेविटी नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारी एग्रीड होनी चाहिए विद आवर हाइपोथेसिस।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऊपर वाली जर्नल स्टेटमेंट के साथ ही इसको भी हम ऐड कर सकते हैं कि जितना सिंपल रखा जाए उतना बिल्कुल अच्छा है, जरूरी है। ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं उसको करना, लंबे चौड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने कि स्टार्टिंग से बंदा पढ़ना शुरू करे, एंड पे पहुंचते उसे पता ही ना हो कि स्टार्ट में बात क्या हो रही थी। सीधी सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे आगे एग्जाम्पल आएगी, फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज पे अगर जाते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे मलेरिया की, लाइक दिस, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। छोटी सी चीज है, ये एक हाइपोथेसिस, सीधी सी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी सी बात की है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल। इसको मैं 2 पॉइंट्स में डिवाइड करवाता हूँ। पहला, इट शुड बी टेस्टेबल। टेस्टेबल का मतलब उस पर काम किया जा सके। मिसाल के तौर पर फिर एक बायोलॉजी से हट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोट नहीं करनी, लिखनी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। हम यहाँ पे बैठ के कहें कि सूरज की सरफेस पे हम नहीं चल सकते, दिस इज नॉट टेस्टेबल। हम आज बैठ के कहें कि डायनासोर्स जो थे वो इंसानों को, इस तरह के इंसानों को खाते थे, इस तरह के इंसानों को नहीं खाते थे, दिस इज नॉट टेस्टेबल। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, तो दैट इज ओनली अ थ्योरी, वो एक हाइपोथेसिस है, वो थ्योरी है, वो लॉ नहीं है, क्योंकि वो टेस्टेबल नहीं है। तो जो चीज टेस्टेबल नहीं होती हम उसे आगे प्रोसीड नहीं करते। तो अच्छे हाइपोथेसिस कि ये प्रॉपर्टीज में शामिल है कि वो टेस्टेबल होना चाहिए, ताकि हम टेस्ट करके पता चला सकें कि क्या ये ठीक है या गलत है। इसके बाद आ गया पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, कि गलत होने के भी चांसेस हों। अगर मैं कहता हूं कि अर्थ की ग्रेविटी है, ठीक है, मैं स्टेटमेंट देता हूं, हाइपोथेसिस देता हूं, अर्थ हैज ग्रेविटी, डेफिनेटली ये तो लॉ है, ये तो सबको पता है ग्रेविटी होती है, ये फॉल्स नहीं, गलत हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटेंस जिसके गलत होने के चांसेस ना हो, हमें कंफर्म्ड है कि ये ठीक है या हमें कंफर्म्ड है ये गलत है, वो हाइपोथेसिस नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस वो होगा जिसके मुतालिक हमें नहीं पता, हम पहले नए सिरे से या फर्स्ट टाइम उससे पता चलाना चाह रहे हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पर दोबारा से नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। जिस वक्त प्लाज्मोडियम के मुतालिक बताया गया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, उस वक्त नहीं पता था ये मलेरिया की कॉज है, सिर्फ अंदाजा था। आज हम जानते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हाइपोथेसिस दिया जा रहा है, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था। तो उस टाइम ये स्टेटमेंट देना, दिस इज लाइक हाइपोथेसिस, कि किसी को नहीं पता था ये ठीक होगी गलत होगी, कि मतलब एक हवा में तीर चलाया जा रहा है कि प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया है, प्लाज्मोडियम देखा गया है, तो शायद हम एक्सपेरिमेंट करें ठीक हो जाए, लेकिन चांसेस थे गलत भी हो सकता था। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो होती है वो हाइपोथेसिस होगी जो फॉल्सिफिएबल भी हो सके। In other words, there should be a way to show the hypothesis is false. Simply वही चीज, a way to disprove the hypothesis, कि disprove hypothesis को गलत करने का भी उसमें बराबर चांसेस होने चाहिए। इसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं, हमारे पास है डिटेक्शंस। ये आज का लेक्चर का टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी वर्कशीट्स के मुतालिक बताऊंगा, जो जिस तरह से उनको देख के आपने अपनी होमवर्क कॉपीज के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर हेडिंग वाइज लिखना है। यहाँ इन्हीं तमाम पेजेस से देख के आपने पहले 3 पेजेस लेने हैं, और वर्कशीट्स के भी 3 पेजेस हैं, वो मैं अलग से आपको इसमें फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो डिडक्शंस, इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाई जाती हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन आएगा। दिस लाइन इज जस्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद आगे इसकी डेफिनेशन। Deductions are the logical consequences of hypothesis. Logical consequences मतलब hypothesis से आगे जो कुछ हम create कर सकते हैं, जो उसके expected results होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वो deductions हैं। जिस पे हमने experiment करना है उस line को हम बोलेंगे वो deduction है। For this purpose, hypothesis is taken as true. हम consider ये करते हैं कि हम hypothesis ठीक अपनी तरफ से समझ के चल रहे हैं कि ये सही है। Results check करेंगे, अगर results ठीक हो गए करेक्टली, अगर रिजल्ट्स गलत होते हैं तो हम कहेंगे हाइपोथेसिस गलत था हमारा। तो हम यही कंसिडर करेंगे कि हाइपोथेसिस ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और उससे हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालेंगे। हमारे पास क्या क्या इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं, ये हम सोचने समझने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। और इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, पर्पस के लिए हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उनसे ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में हम लिख सकते हैं इसकी एडिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। नेक्स्ट आ गया
Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect या deduction a certain result. उसके एक certain result हम निकालेंगे, जो अभी मैं उसकी एग्जांपल आपको आगे जाके देता हूँ. Last thing, this involves the use of if-then logic. इसमें if-then logic इस्तेमाल की जाएगी. What is if-then logic? if-then logic ये होती है कि अगर इस तरह से है तो इस तरह से होना चाहिए. ठीक है, इसकी मिसाल मैं दोबारा से उसी एग्जाम्पल पे जाकर देता हूँ. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक हाइपोथेसिस था, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. पता नहीं था उस वक्त उन लोगों को, लेकिन इन्हें बताया गया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है. ठीक है, तो अगला हमारे पास डिडक्शन क्या बनी. ये हाइपोथेसिस है, ये वाली लाइन. अब इसकी डिडक्शन क्या बनी. डिडक्शन दे दे इफ, और यहाँ पे हमारे पास है देन. ये इफ देन लॉजिक दोनों इसमें यूज हो रही है कि अगर इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. तो वो तमाम लोग जो मलेरिया की वजह से बीमार हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए. ये तो डेफिनेटली एक मतलब बाशऊर इंसान जान सकता है कि अगर हम कह रहे हैं भाई प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है और प्लाज्मोडियम सेल्स के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर देखा गया जिनको मलेरिया था, तो अगर हम उन तमाम पर्सन्स को चेक करें जिनको मलेरिया है तो सब में प्लाज्मोडियम होना चाहिए. अगर कोई ऐसा पर्सन हमें दिखता है जिसको मलेरिया तो है लेकिन उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि उस पर्सन को मलेरिया नहीं हो सकता, या मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह नहीं हो सकती. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक पर्सन, हमें एक दो पर्सन ऐसे नजर आते हैं जिनको मलेरिया है लेकिन प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में नहीं है, तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि भाई मलेरिया की कोई और वजह भी हो सकती है. हम जो बात कर रहे थे कि प्लाज्मोडियम है मलेरिया की वजह, वो गलत है. क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, भाई उनके खून में प्लाज्मोडियम नहीं है. उनके खून से हमें प्लाज्मोडियम के कोई सैंपल्स नहीं मिले लेकिन मलेरिया उनको फिर भी है. दैट मीन मलेरिया किसी और वजह से भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज द डिडक्शन, इसे हम डिडक्शन बोलते हैं. तो बेटा यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था. दोबारा से इसको फास्ट रिवाइव कर लेते हैं. सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड को देखा, साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी. बायोलॉजिकल मेथड में गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के मुतालिक हवाला उसका देना है. देन मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स जो हैं उनकी बात करते हैं. उसमें रिकॉग्निशन जरूरी होती है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन जरूरी होते हैं. देन एक्सपेरिमेंट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. रिकॉग्निशन में हमने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेलेवेंट है और जो कोई हमसे पूछता है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आती है, उसे हम रिकॉग्निशन कहते हैं. ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस से बनाई जाती हैं. दो इनकी टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव जो होती हैं ये अच्छी नहीं होती, क्वांटिटेटिव ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्योंकि इनको हम मेजर भी कर सकते हैं. नंबर के अंदर इनको टर्म ऑफ नंबर या मैथमेटिकली इनको हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या कुछ भी कैलकुलेट इनको हम कर सकते हैं. और ये इनवेरिएबल होती हैं, कभी भी चेंज नहीं होती. पास्ट में जो काम किया जाता है वो भी ऑब्जर्वेशन कहलाता है. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है डिडक्शन के हवाले, सॉरी हाइपोथेसिस के हवाले से एग्जाम्पल है कि हाइपोथेसिस क्या हो तो फिर हम उसे डिडक्शन कैसे बनाते हैं, ये डिडक्शन बनाना क्यों जरूरी है. दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कहा जा सकते हैं व्हाई इट इज नीड ऑफ बायोलॉजिस्ट टू मेक अ डिडक्शन. डिडक्शन बनाने की जरूरत क्यों है? बिकॉज बायोलॉजिस्ट एवरी सिचुएशन को एग्जामिन नहीं कर सकता है. साथ में आप एग्जाम्पल लिख देंगे ये. इसके बाद हाइपोथेसिस, उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं. इसके बाद उस हाइपोथेसिस के हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताएंगे, साथ में एग्जाम्पल दे देंगे. जो आगे से हमने एग्जाम्पल कोट की थी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इसमें एग्जाम्पल ऐड कर देंगे. देन हम डिडक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे. लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हाइपोथेसिस के और इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं, ये पर्पज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की हेडिंग दे सकते हैं. इसके बाद इफ देन लॉजिक, ये अलग से हमने हेडिंग एक बनानी है इफ देन लॉजिक की. उसमें सेंटेंस यही लिखेंगे कि डिडक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक. सेम इतना छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे. इसके बाद इसमें इसकी एग्जाम्पल ऐड करेंगे, ये वाली. इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. ये इसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ऐड कर देंगे. तो बेटा ये सिंपल सा एक टॉपिक था. अब इसके मुतालिक मैं आपको वर्कशीट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे वर्कशीट्स हैं जिसमें बायोलॉजिकल मेथड के मुतालिक लिखा है डेफिनेशन. बायोलॉजिकल मेथड की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है पीछे, उसी तरह से ये हेडिंग बना के, ये बेसिकली आपको हेडिंग्स दी गई हैं. आपने इनके ऊपर काम नहीं करना, आपने अपनी कॉपीज पे ही काम करना है. लेकिन ये आपको हेडिंग पैटर्न बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने हेडिंग्स चलानी है. डेफिनेशन, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पीछे से मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हम ये स्टार्टिंग में जाते हैं. तो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट.
फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर ऑपरेट्स, कि किस तरह से नेचर ऑपरेट करती है ये चीज़, ये इसकी इंपॉर्टेंस में आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ से हम लेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारे सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ज़रिए हम ये सारा जो अप्रोच है इसको हासिल कर सकते हैं, इससे बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें ऐड की जाती है। साथ में गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के हवाले से नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है। सॉरी, पहले है मैन एज अ बायोलॉजिस्ट। मैन एज अ बायोलॉजिस्ट के मुतालिक हमने डिटेल्स लेनी है, यहाँ से हम उठाएंगे ये सारी डिटेल्स। मैन एज अ बायोलॉजिस्ट, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये हम 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे किस तरह से। फिर स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास ये स्टेप्स हैं, सिर्फ इनके नाम लिखने हैं हमने, इन स्टेप्स के नाम इसमें लिखेंगे। स्टेप्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, डेफिनेशन लिखेंगे, और सॉरी इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, ये ऑब्जर्वेशन हेडिंग आएगी। ऑब्जर्वेशन में पहली हेडिंग है डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं हमारी कौन कौन सी सेंसेस, वो सेंसेस का यहाँ पे जिक्र करेंगे, सिर्फ उनका नाम लिखेंगे। फिर डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का इसमें बताएंगे। डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट की थी यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है इस बुक में, ये शायद पुराना एडिशन है नेट के ऊपर, लेकिन आपकी जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये डार्विन की थ्योरी का जिक्र है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा, उसमें डार्विन की थ्योरी का जिक्र मौजूद है। तो नेक्स्ट इसके बाद फर्दर आगे हमारे पास है अदर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। अदर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से उठाएंगे कि डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, स्टडिंग एंड रीडिंग द अदर रिजल्ट दैट हैव डन इन द पास्ट, ये चीज़ इससे हम ऑब्जर्वेशन से उठाते हैं। आगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का उन्होंने अलग से आपको बना के दे दिया, उसमें लिखने की जरूरत नहीं, इसको मेमोराइज करना है, ये आपने कॉपीज के ऊपर इसी तरह से आपने नोट करना है। बजाय ये कि आप टेबल बनाएं, आप पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग दें, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखें कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर वेरिएबल, एक ही सेंटेंस में लिखना है, दीज ऑब्जर्वेशंस आर वेरिएबल, कॉमा लेस मेजरेबल, कॉमा कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, कॉमा एंड आर नॉट कंसिडर्ड एक्यूरेट। इसी तरह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का लिखना है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर दोज ऑब्जर्वेशन व्हिच आर इनवेरिएबल, कॉमा मेजरेबल, कॉमा एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड दे आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। फिर एग्जांपल्स था ऐड कर देंगे। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ऐड करेंगे, उसकी फॉर्मुलेशन के मुतालिक बताएंगे। हाइपोथेसिस की 2 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे हमारे पास। एक हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। दूसरा हमने क्या, इट में बी डिफाइंड एज द प्रपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। तो ये 2 हमारे पास जो इसकी हेडिंग्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, उसके मुतालिक बताएंगे। फॉर्मुलेशन के मुतालिक बताएंगे कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किस तरह से की जाती है, उसमें किन किन चीज़ों का हम सहारा या मतलब मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए हम रीजनिंग का इस्तेमाल भी करते हैं। बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था। डिडक्शंस के अंदर भी लिखा गया, क्योंकि डिडक्शन हम हाइपोथेसिस से ही उठा रहे होते हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन आंसर है कि रीजनिंग कहाँ पे यूज की जाती है, वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में यूज की जाती है, तो वही हम यहाँ पे कोट करेंगे। इस पर गुड हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हम चल रहे हैं, लेकिन गुड हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास डिडक्शंस की डेफिनेशन आ जाती है। डिडक्शंस की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस, इनको हम डिडक्शंस बोलते हैं। डिडक्शंस के बाद फॉर्मुलेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, लॉजिक, ठीक है, जैसे मैंने आपको हेडिंग बताई थी कि दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स इफ देन लॉजिक, वो लिखनी है। रीजन, इसकी रीजन क्या है और इसकी एग्जांपल। अब इसमें वो जो पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था, दैट पॉइंट केम ये वाला, कि इसकी रीजन क्या है, क्यों हमें हाइपोथेसिस लेना पड़ता है, बनाना पड़ता है, सॉरी डिडक्शंस क्यों बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हम हर सिचुएशन को चेक नहीं कर सकते। और ये इसकी सारी एग्जांपल, तो ये एग्जांपल हमने इस तरह से ऐड करनी है। साथ में कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे अभी तक अंडरस्टैंड इसमें किया है, तो सेल्फ टेस्ट के तौर पे ये कर सकते हैं। तो बेटा ये वर्कशीट्स हैं, ये साथ में मैं अटैच करूंगा। इन वर्कशीट्स का बेसिक मकसद क्या है कि आपको पता चल जाए हेडिंग्स कैसे बनानी है। बेसिक आपने काम जो है, जो ये लेक्चर है इसको देखना है, अपनी बुक को साथ में कंसल्ट करना है। बुक पे से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज मैंने आपको बताया ये पुराना वॉल्यूम है, ठीक है, अब नेट के ऊपर मौजूद, अब लेटेस्ट वॉल्यूम आ चुका होगा आपके पास जो बुक्स पड़ी हुई हैं। तो होपफुली आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर इससे रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। कोई और मसला है वो आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। तो इंशाल्लाह हम जल्द सेकंड लेक्चर के साथ जो इससे आगे प्रोसीड करेंगे, हम डिडक्शंस के बाद
एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, कंट्रोल क्या होता है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स क्या होती हैं, और मलेरिया की हिस्ट्री अगर हो सकी तो ये भी साथ में थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।